नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और दिन भर की सारी बड़ी खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं विपिन भट्ट। तो आपको खबरें विस्तार में बताएं उससे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में भड़क रही है किसान आंदोलन की आग। आज भी किसानों ने किया हिंसक प्रदर्शन। किसानों से मिलने पहुंचे राहुल लिए गए हिरासत में, बाद में की किसानों से मुलाकात। महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफी पर बीजेपी शिवसेना में बड़ी तकरार। सरकार में शामिल शिवसेना ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। हवाई अड्डे पर सिर्फ अंगूठा दिखाकर मिलेगी एंट्री, बुकिंग के वक्त लगेगा आधार। विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया जल्दी डिजी यात्रा शुरू करने का ऐलान। जीएसटी के लिए राज्यों की तैयारी पर कारोबारियों ने उठाए सवाल, केंद्र से मांगी ट्रेनिंग में मदद। अच्छी शुरुआत के बाद आज दम नहीं दिखा पाए बाजार। निफ्टी 9650 के नीचे पहुंचा। आईटी और इंफ्रा शेयरों में हुई भारी बिकवाली। ब्रिटेन में कुर्सी की जंग, प्रधानमंत्री टेरेसा मे और विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन के बीच मुकाबला। ब्रिटेन में आज मतदान, देर रात तक आएंगे नतीजे। भारत में लॉन्च हुआ मोटो Z2 प्ले, कीमत 28,000 रुपए। 14 जून तक फ्लिपकार्ट पर होगी प्री बुकिंग। और फ्रेंच ओपन से भारत के लिए खुशखबरी, रोहन बोपन्ना ने जोड़ीदार गैब्रिएला ड्रोबोस्की के साथ जीता फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल खिताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले किसान आंदोलन की। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन ठंडा नहीं हुआ है। मंदसौर, शाजापुर समेत कई जगहों पर किसान आज भी सड़क पर उतरे। इधर मंदसौर पहुंचने के प्रयास में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलिस को खूब छकाया। मध्य प्रदेश में उन्हें इजाजत नहीं मिली तो वे मोटरसाइकिल पर बैठकर राजस्थान के रास्ते मंदसौर की तरफ बढ़े, लेकिन आखिरकार उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके साथ दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जेडीयू नेता शरद यादव भी रोके गए। कोई कारण नहीं दिया है, ये कहा है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही किया, अब मध्य प्रदेश में किया। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। रोक से कोई नहीं रोकेंगे, हम लोग जरूर जाएंगे, हमको जाने देना चाहिए। हम कोई वहाँ हिंसा नहीं, हम तो किसान की दुख और तकलीफ में, और वहाँ जो हुआ उसको वहाँ भी देखेंगे, देश भर में उठाएंगे। हालांकि शाम को कस्टडी से निकलने के बाद राहुल गांधी ने मंदसौर में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात की, लेकिन इस बार वो राजस्थान की सीमा के पास किसानों से मिले। इधर मंदसौर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज एक टोल प्लाजा को लूट कर उसमें आग लगा दी। आरोप है कि किसानों ने प्लाजा पर 8 से 10 लाख रुपए का कैश भी लूट लिया। टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। शाजापुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 3 पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। यही नहीं, वहां से गुजरने वाले वाहनों पर उन्होंने पथराव भी किया और वहां से गुजरने वाली सब्जियों के ट्रकों को लूटकर उनका माल सड़क पर फेंक दिया। लगातार बढ़ती हिंसा के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की बात कही है। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से मैं सदैव प्रस्तुत हूं। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे, उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें। शिवराज सिंह की बातों से साफ है कि सरकार दबाव में है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी माना है कि मंदसौर में गोली पुलिस ने ही चलाई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने यह कहकर विवाद को ताजा हवा दे दी है कि जो उपद्रव कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं। देखिए, जिन 5 किसानों की मृत्यु हुई है वह पुलिस की गोली से ही मृत्यु हुई है। ये जांच में स्पष्ट हुआ, प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है और घटना दुखद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्यों पुलिस फायरिंग किया, वहां क्या हुआ, ये वह आपने भी देखा होगा, टेलीविजन चैनल्स में देखने में मिल रहे। व्हीकल्स को टॉर्च कर रहे कुछ लोग, पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे, वायलेंस क्रिएट कर रहे, इतना हिंसा किया। 27 व्हीकल्स के ऊपर अटैक हुआ। किसान ऐसा करता नहीं है, मैं भी किसान का बेटा हूं, किसान ऐसा करता नहीं है। इसमें कौन है, किसका हाथ है, इसके पीछे कौन है, वो सब इंक्वायरी में, जांच में सामने आएगा।
इधर महाराष्ट्र में आज 8वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा, लेकिन किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। मगर ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है। आज नासिक में किसान संगठनों ने एक बैठक कर तय किया कि 2 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो 12 जून को सभी जिला कलेक्टर दफ्तरों पर हल्ला बोला जाएगा। यानी किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम या मोहलत दी है, लेकिन गठबंधन सरकार में पार्टनर शिवसेना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा प्रहार कर रही है। पार्टी प्रवक्ता का यहां पर साफ उसका कहना है कि मुख्यमंत्री समस्या नहीं सुलझा सकते हैं तो सत्ता से बाहर निकल जाए। आप कैबिनेट में चर्चा नहीं करते और कैबिनेट के बाहर आप राजनीति करते हो इस विषय की, ये ठीक नहीं है। अगर आपको हमसे कोई तकलीफ है कि हम किसानों की बात करते हैं, हम किसानों को न्याय देने की बात करते हैं, ये आपके लिए तकलीफ की बात है, तो आप हमें बताइए कि आप हमारे लिए संकट पैदा खड़ा कर रहे हो। अगर हम संकट पैदा करते हो तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। किसान आंदोलन के बहाने शिवसेना बीजेपी रिश्तों की कड़वाहट फिर से सामने आ रही है। महाराष्ट्र की नहीं, केंद्र की सरकार को भी शिवसेना नसीहत दे रही है। पार्टी प्रवक्ता ने किसानों के बहाने कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह पर भी तीखा व्यंग किया है। किसान सड़क पे उतरा है, किसान मध्य प्रदेश में गोली खा रहा है पुलिस की, 5 किसान मर गए। किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं, किसान महाराष्ट्र में हड़ताल पे है, किसान दुखी है, संकट में। तो आपकी योगा से क्या उनके संकट निवारण हो जाएगा? आप आइए महाराष्ट्र में किसानों से बात करिए, योगा डे बाद में कर सकते हैं। आप जाइए मध्य प्रदेश में किसानों से बात करिए। चौतरफा हमलों के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राजनीति करने वाले न देश का और न ही किसानों का भला चाहते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज के शेयर बाजार पर। शेयर बाजार में आज सुस्ती दिखाई दी। बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का दबाव दिखा और निफ्टी 9650 के नीचे फिसला। आईटी, इंफ्रा एनर्जी जैसे सेक्टर्स में बिकवाली रही। वहीं फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में जोरदार तेजी रही। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 58 और निफ्टी में 16 पॉइंट की कमजोरी रही। आज के कारोबार पर और ज्यादा बातचीत के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी हर्षदास सावंत। हर्षदास, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा? देखिए, आज अगर खरीदारी हुई है वो फार्मा कंपनियों में रही है और मेटल में भी, खासकर स्टील कंपनियों में देखने को मिली है। फार्मा में आप देखेंगे दिग्गज शेयर डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, दोनों में 3-3.5% की बढ़त देखने को मिली और मिड कैप्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। नैटको में 2.5 से 3% का उछाल देखने को मिला। मेटल्स में चमक इस खबर पर आई कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों पर सीएलएसए का बाय कॉल है और काफी एग्रेसिव टारगेट्स आए हैं। 710 टाटा स्टील का, जेएसडब्ल्यू का 300 का टारगेट और इसका असर जेएसपीएल पर भी रहा, जहां पर 2.5% का उछाल देखने को मिला। लेकिन टेक्नोलॉजी में बिकवाली का सिलसिला हावी था। नोमुरा ने इनफैक्ट टीसीएस को एक डाउनग्रेड किया है, 3.5% नीचे वो काउंटर। एचसीएल टेक, हेक्सावेयर जैसे काउंटर्स पर भी दबाव देखने को मिला। दूसरी तरफ ऑयल कंपनियों में भी हमने देखा आईओसी में बिकवाली का दबाव। पेट्रोनेट एलएनजी से फ्रेंच कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती दिखाई दी तो 2.5% टूटा और गैस शेयर में गेल टॉप लूजर्स में शामिल था। हालांकि मिड कैप्स में खबरों के बल पर काफी एक्टिविटी थी। फ्यूचर एंटरप्राइजेस तेजी में था क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट आ रही है। फ्यूचर जनरली में कंपनी 50% हिस्सेदारी बेच सकती है और हीरो फिनकॉर्प से बातचीत हो रही है। पेनार इंडस्ट्रीज में बाजार बंद होते होते एक तगड़ा सौदा दिखा तो वहां पर तेजी आई। वैसी तेजी की पोजीशन पेज इंडस्ट्रीज में और ऑफ कोर्स टूरिज्म पॉलिसी की उम्मीद में और साथ ही कच्चे तेल में कल की भारी गिरावट के बाद एटीएफ के दाम कुछ सस्ते होंगे, इस खबर पर एविएशन कंपनियों में तेजी थी। स्पाइस जेट सबसे ज्यादा भागा। शुक्रिया। निफ्टी को 9700 के ऊपर जाने में मुश्किल होगी, ये मानना है यूबीएस सिक्योरिटीज के इंडिया रिसर्च हेड गौतम छाछौड़िया का। यूबीएस के सालाना स्मॉल एंड मिड कैप कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मिड कैप शेयरों में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अब भी कई शेयर्स में पैसे लगाने फायदे का सौदा होगा। Nifty target for us base case still remains 8800 while our upside case is 9700, which in absolute terms means we don't see upside for markets from current levels. In general, from a top down perspective, we would say at a relative basis it does not, the risk reward is not attractive for getting into mid caps, but mid caps in India, as we all know, has always been about bottom up ideas, and there are always interesting themes and sectors where stock picking becomes very, very interesting. बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर में देरी हो सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं चाहता है। मंत्रालय किसी भी सूरत में एयर इंडिया जैसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है
हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, दूरसंचार मंत्रालय का इस पूरे मामले पर आखिर रुख क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले तक इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि एमटीएनएल और बीएसएनएल के मर्जर का प्रस्ताव जून के आखिर तक कैबिनेट में भेजा जा सकता है। इसके पीछे बड़ी सिफारिश थी। बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और जिसने ये सिफारिश की कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक करना सही परिणाम देगा। लेकिन हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि दूरसंचार मंत्रालय किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है। कुछ दिन पहले टेलीकॉम मंत्री की अध्यक्षता में इस पर बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि दूरसंचार मंत्री ने ये कहा है कि वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही बरती गई तो एयर इंडिया जैसी स्थिति एक बार फिर से आ सकती है। एयर इंडिया की अगर हम बात करें, जब इसे इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज किया गया था तो उम्मीद यही थी कि ये एक अच्छा परिणाम दिखेगा, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कर्ज बढ़ता गया एयर इंडिया पर और ऐसे में ये डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर की बात हो। तो दीपाली, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अब आप सिर्फ जल्दी अंगूठा दिखाकर भर सकेंगे उड़ान। देखिए कैसे। अब बात करेंगे जीएसटी की। सब कुछ तय किए मुताबिक रहा तो 1 जुलाई से देश में कारोबार का तरीका बदलने वाला है। पूरी उम्मीद है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा, लेकिन मुसीबत यह है कि ज्यादातर कारोबारियों को जीएसटी की ABCD भी नहीं पता है। राज्यों में ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं होता देख कारोबारियों ने अब केंद्र से मदद मांगी है। ये विज्ञापन छोटे और मझोले उद्योगपतियों की घबराहट का सबूत है। मोदी जी जीएसटी की नैया कैसे पार लगेगी? राज्य सरकारों से मदद मिलती ना देख कुछ इसी अंदाज में कारोबारी केंद्र की शरण में हैं। छोटे व्यापारियों के लिए तो इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है कि एकदम से 12.5% से 28% का हम लोगों का प्रोडक्ट हो गया है। तो अभी तक हमें ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि जैसे तो हम जो आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक तो सरकार ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट के साथ साथ हम लोगों को अपने जो प्रोडक्ट हैं उसकी हमें डाटा शीट नहीं मिल पा रही है। खुद पीएम ने राज्य स्तर पर जीएसटी की तैयारियों को दुरुस्त करने की अपील की है, लेकिन राज्यों की चाल सुस्त है। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न भरने पर वर्कशॉप वगैरह का इंतजाम राज्यों को करना है, लेकिन जमीनी तौर पर अभी तक तैयारियां ठंडे बस्ते में हैं। मजबूरन छोटे और मझोले उद्यमी बाकायदा अखबार में इश्तिहार देकर पीएम और वित्त मंत्री को अपनी परेशानी बता रहे हैं। जो ग्राउंड स्टाफ है अभी शायद वो भी पूरी तरह ब्रीफ्ड नहीं है। और हमने ये बात नोटिस की कि जब हम आस्क जीएसटी पर भी बहुत तरह के सवाल हमारे मेंबर्स ने पूछे हैं, हमने इसमें से भी इन सवालों को पूछा है, तो सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब आ रहे हैं जो सिंपल हैं, लेकिन जहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है उस तरह के जवाब नहीं आ रहे हैं। रेट से लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट तक जीएसटी पर कारोबारियों की मुश्किलें कम नहीं हैं। ऐसे में बुनियादी ट्रेनिंग में भी कोताही हुई तो वाकई बेड़ा पार कैसे लगेगा? अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और जल्दी आप सिर्फ अपना अंगूठा दिखाकर ही उड़ान भर पाएंगे। जी हाँ, हवाई यात्रा के लिए आपको पहचान पत्र के तौर पर कोई दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर डिजी यात्रा सेवा शुरू करने जा रहा है। इस सेवा से एयरपोर्ट एंट्री, बोर्डिंग पास और कार बुकिंग सब डिजिटल हो जाएंगे। डिजी यात्रा का फायदा उठाने के लिए हवाई टिकट बुक करते वक्त आपका आधार नंबर या किसी डिजिटल पहचान पत्र का नंबर देना जरूरी होगा। आधार के जरिए बुकिंग करने पर यात्रा से जुड़ी सभी सेवाएं आपके मोबाइल पर भी आ जाएंगी। अगर आप आधार दीजिएगा तो उसके साथ आपको मालूम है कि आपकी बायोमेट्रिक्स भी जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि आपके बायोमेट्रिक जुड़े हुए हैं आपके आधार के साथ, इसलिए फिर आपको सुविधा बहुत मिल सकती है। यानी कि अगर आपको एयरपोर्ट में अभी आधे घंटे लग रहे हैं निकलने में, आप 10-15 मिनट में निकल सकते हैं क्योंकि आधार की आपको सुविधा मिल जाएगी। अगर आप आधार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैन नंबर का उपयोग करें या अपने पासपोर्ट नंबर का उपयोग करें जिसके साथ बायोमेट्रिक नहीं जुड़ा हुआ है, तभी भी आपका यूनिक आईडी आपकी पहचान हो सकेगी। लेकिन जो आपको आधार के साथ सुविधा मिलती है जो बायोमेट्रिक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी डिजिटल बोर्डिंग पास वगैरह वगैरह, वो आपको इन सब और साधनों से नहीं मिल पाएगा।
अब पीएफ में निवेश पर रिटर्न आपको सिर्फ कैश में नहीं बल्कि ईटीएफ यूनिट पर भी मिलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ इस बात पर विचार कर रहा है कि पीएफ की इनकम रुपए और यूनिट दोनों में दी जाए। पीएफ से होने वाले इनकम का 85% हिस्सा कैश और 15% हिस्सा ईटीएफ यूनिट्स में दिया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में किया जाएगा। इस फैसले के बाद पीएफ खाता धारकों को जो ईटीएफ यूनिट दिए जाएंगे उन्हें वो तभी बेच सकेगा जब खाता बंद किया जाएगा। हाल ही में ईपीएफओ ने ईटीएफ में निवेश की सीमा 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। लंदन में आतंकी हमलों के बाद बदली राजनीतिक फिजा में ब्रिटेन में आम चुनाव हो रहे हैं। संसद की कुल 650 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पिछले 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच है। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? लंदन से इसका अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हमारे संवाददाता संजय सूरी। संजय जी, क्या उम्मीद की जाए अब इस चुनाव में कौन विजेता बन के उभरता हुआ दिखेगा? भारत के समय के ही अनुसार सुबह 8 बजे तक हमें संकेत मिल जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्य तौर पर 2 पार्टियां दौड़ में हैं, कंजर्वेटिव पार्टी जिनके नेता हैं टेरेसा मे और लेबर पार्टी जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है ओपिनियन पोल्स में कुछ आगे है लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। और जैसे कि हम देख चुके हैं ओपिनियन पोल्स का कोई ख़ास भरोसा नहीं है कि इनका संकेत सही होता है या नहीं। तो जवाब जो है हमें कुछ घंटों में अब मिल जाएगा। देखने की बात यह है कि कौन सी पार्टी अब ब्रेक्सिट का काम संभालती है। आमतौर के चुनाव पे ऐसा होता है कि एक पार्टी आए दूसरी पार्टी आए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता उनकी नीतियों में, उनकी पॉलिसीज़ में, उनके स्टाइल में। लेकिन इस दफ़ा अब बहुत गहरा सवाल पार्टियों के सामने है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो बातचीत होगी, निगोशिएशंस होंगी, ब्रिटेन को वहां से अलग करने के लिए, तलाक पाने के लिए, उसमें किस पार्टी का क्या रूप होगा और क्या टोन अपनाएगी। जी शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और यहाँ हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद लेनोवो ने भारत में लॉन्च किया मोटो Z2 प्ले। कितना है कीमत और क्या है इसमें दम, देखिए ब्रेक के बाद। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा की गैब्रिएला दुर्बस्की की जोड़ी ने प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में मिक्स डबल वर्क का खिताब जीत लिया है। इंडो कैनेडियन जोड़ी ने टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कोलंबिया के रॉबर्ट फारा और जर्मनी की लीना ग्रोएनेफील्ड की जोड़ी को 2-6, 6-2, 12-10 से शिकस्त दी। बोपन्ना दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे। अब तक भारत के लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ही ग्रैंड स्लैम खिताब जीत पाए थे। फ्रेंच ओपन में पेस और सानिया के बाहर होने के बाद बोपन्ना ही टूर्नामेंट में अकेले भारतीय बचे थे। मोटोरोला ने मोटो Z2 प्ले स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। खास मोटो मोड्स वाले स्मार्टफोन में 5.5 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 4 GB का रैम है, 64 GB का स्टोरेज है। इसके अलावा इसमें 12 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ये चलेगा एंड्रॉइड 7.1.1 नूगट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मोटो Z2 प्ले की प्री बुकिंग फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू हो गई है, जो 14 जून तक चलेगी। 15 जून से आप इसे फ्लिपकार्ट के अलावा ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद पाएंगे। और आखिरी बात, Z2 प्ले की कीमत है 27,999 रुपए। तो आवाज इतना में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।